ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। बीओ और अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद आज बारी है हम लोग बैंकिंग सब्जेक्ट का। बैंकिंग सब्जेक्ट का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। फिर से टॉप 35 क्वेश्चन बोलने या टॉप 40 क्वेश्चन बोलने आपके सामने हम रखेंगे। इसमें आपको बैंकिंग सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी भी बहुत से कंफ्यूजन है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हट गया सिलेबस को लेकर के। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा। तो जो भी नए बच्चे आज चैनल पे आए हैं, जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है या सिलेबस के पीडीएफ चाहिए या आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा कांटेक्ट नंबर भी आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप उस कांटेक्ट नंबर के थ्रू, टेलीग्राम आईडी मेरी है, वहां पर आप हमें मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख सकते हैं। तो चलिए समय ना ज्यादा गवाते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि बैंकिंग का सिलेबस कैसा है, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हट गया। ये डिटेल बात हम करते हैं, केवल सिलेबस रीड करते नहीं बल्कि सिलेबस को समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को सिलेबस बताते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लगेगा वो सिलेबस, उसको ढंग से जानेंगे। इसमें क्या है, वही लाइन लिखा वाणिज्य वर्ग कक्षा 12 अधिकोषण तत्व, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। और वही लाइन सेम टू सेम फिर से लिखा है कि 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण पठन पाठन समय से नहीं चल पाया, जिसकी वजह से आपका 30% कम किया गया है। तो वो 30% में क्या क्या कम किया है। बैंकिंग का सिलेबस बीओ और अकाउंट्स का सिलेबस से बहुत पेचीदा है, इसलिए इसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स काफी कंफ्यूजन भरे थे। और खासकर मैं खुद की भी बात करूं तो मेरा भी एक डाउट था जो आज डिटेल करते समय हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया। और आप लोगों को सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, आपके भी सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। देखिए इस सिलेबस में क्या है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है इकाई 1 अधिकोषण। अधिकोषण जो इकाई है, आपको उस इकाई से मतलब नहीं, उसके अंदर जो टॉपिक लिखा है उससे मतलब है कि आपका उसमें क्या नहीं आने वाला है। तो उसमें बोला है बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, ये आपका एक टॉपिक नहीं आएगा। अब बात होता है कि ये बैंकिंग व्यवसाय का संगठन ये कहाँ पर मिलेगा, ये कौन सा टॉपिक है जो छूट रहा है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि ये हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। तो मैं आपको बुक से समझा रहा हूँ। मेरा बुक जो है वो हरिश्चंद्र शर्मा का बुक है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर जब फर्स्ट हम ओपन करेंगे, उस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारा 2 प्रकार के बैंकिंग संगठन की बात थी। वही संगठन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो 2 प्रकार के बैंकिंग संगठन का बात था, एक इकाई बैंकिंग संगठन, दूसरा हमारा शाखा बैंकिंग संगठन। इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करते थे पहले। इस बार के सिलेबस में वो दोनों हमें नहीं पढ़ना है। बात समझे, मतलब आपको ये संगठन के बारे में नहीं पढ़ना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसको एकदम इग्नोर कर देना है। इसके गुण दोष लाभ वाभ ये सब एकदम इग्नोर कर देना है, इस बार वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला हमारा जब आता है इकाई 2 में, तो उसमें लिखा है ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें और बैंकों का आर्थिक चिट्ठा। ये 2 टॉपिक बताया। अब ये दोनों टॉपिक का है, ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें। आप हमारे बुक के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हरिश्चंद्र शर्मा के बुक में, तो हमारा एक चैप्टर होता है बैंकों के कोषों का प्रयोग, विनियोग और ऋण, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसमें लिखा है ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें। जो भी ऋण बैंक में हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग जो जमानतें देते हैं ना, उसके बारे में एक क्वेश्चन आता था पहले। वो टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वो भी इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसको नहीं पढ़ना। साथ ही साथ एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, एक व्यापारिक बैंक का तुलन पत्र अथवा आर्थिक चिट्ठा। ये पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है, इसको भी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हम जो बात करें वो नहीं पढ़ने की बात हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या सिलेबस कहता है, इकाई 3 में हमें बताता है भारतीय अधिकोषण। अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे, टॉपिक हेडिंग से मतलब नहीं समझेंगे। अंदर टॉपिक में क्या लिखा है, भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक और विदेशी विनिमय बैंक। ये 2 प्रकार का हमें बैंक नहीं पढ़ना है, भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक।
तो भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक, जिसको कुछ चैप्टर्स कुछ बुक में व्यापारिक बैंक नाम से भी दिया जाता है, ये हमारा चैप्टर हट गया है। वैसे हालांकि ये हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो व्यापारिक बैंक का डिटेल है हम लोग पहला चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं ना बैंक के बारे में, वही बैंक है। तो एक तरह से आपको लॉलीपॉप थमाया गया, नौटंकी किया गया कि ये सिलेबस कम हुआ, कुछ नहीं कम हुआ है, क्योंकि वो सारे चीज हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। तो वो हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। और इसके साथ साथ एक चैप्टर और है, भारतीय विदेशी विनिमय बैंक, ठीक है, विदेशी विनिमय बैंक चैप्टर नंबर 16, ये चैप्टर हमारा हट गया है। ये दोनों चैप्टर हमें पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, एकदम इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं चैप्टर है। इसके बाद हमारा क्या, भारतीय मुद्रा बाजार। ज्यादातर लोगों ने इस हेडिंग को पढ़ लिया था और इसमें लगा था कि इनको कुछ नहीं पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार सिलेबस में है, उसके अंदर एक टॉपिक बताया डैश देके कि भारतीय मुद्रा बाजार में हमें भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, ठीक है, भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, ये नहीं पढ़ना। अब ये कहाँ मिलेगा? भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास है, इसके अंदर का ही बात होता है। लेकिन इसमें क्या, रूपरेखा का मतलब क्या कि भारतीय बैंकों का विकास किस प्रकार से हुआ, जो 4 चरण हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है अपने लाइव क्लास में, इस 4 चरण में कैसे होता है, इस चीज को हमें डिटेल से नहीं आने वाला, इसका क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये सिलेबस से हट चुका है। लेकिन वो रूपरेखा हटा है, उसके अंदर अगर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मतलब उसका भारतीय बैंकों का विकास किस प्रकार से हुआ वो नहीं पूछेगा, उसके क्रमबद्ध चरण नहीं पूछेगा, लेकिन उसके अंदर का थोड़े मोड़े टॉपिक्स पढ़ना है, उसको समझना है। इसीलिए हमारा जो नोट्स है वो पूरा डिटेल में है, जितना इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा पे टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, रूपरेखा नहीं पढ़ना, 4 चरण आपको नहीं पढ़ना है, ये बात हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर को पूरा इग्नोर नहीं करना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें बैंकिंग में भी और अकाउंट के सिलेबस में बोला था, बीओ में ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग थोड़ा पेचीदा सिलेबस है, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि जो भी टॉपिक हट गए उस टॉपिक को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एकदम इग्नोर करके मत जाइएगा, क्योंकि देखिए हमारा एग्जाम काफी दिन बाद होने वाला है, तो हो सकता है पेपर बनाने वाले लोग सिलेबस के बाहर का जो हट चुके हैं उससे भी पेपर बना दें। और ये यूपी बोर्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब बोर्ड में पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको छोड़ देंगे या आप उसको नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका मार्क्स मिलेगा, उसका मार्क्स कटेगा। इसीलिए आप लोग जो सिलेबस में नहीं है उसको भी एक बार उसके थ्योरी को जरूर पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा मोड़ा एक बार रीड कर लें, याद भले ही ना करें लेकिन पढ़ लें, ताकि कुछ आइडिया रहे, अगर बाई चांस पेपर खराब आता है तो आप उसको कर सकें, ठीक है। तो ये बात हो गया। अभी हमारा लास्ट जो है ये हमारे 30% रिडक्शन की बात था। अब हम बात करते हैं जो 70% में चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इन सबको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा बुक जैसे आता था उसी प्रकार से आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें छूटा है बुक के अकॉर्डिंग। पहला चैप्टर का संगठन नहीं पढ़ना है, यानी इकाई बैंकिंग शाखा बैंकिंग नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर में दी जाने वाली जमानतें नहीं पढ़ना है, ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें वो नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद तुलन पत्र हमें नहीं पढ़ना है, व्यापारिक बैंक का आर्थिक चिट्ठा वाला जो चैप्टर वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास, ये एक टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके क्रमबद्ध जो विकास है, रूपरेखा पूरा तैयार है, वो चारों स्टेज नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसके अंदर के ऑप्शनल क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ने। और उसके बाद हमारा बात आता है व्यापारिक बैंक नहीं पढ़ना है, संयुक्त स्कंद वाला बैंक वो नहीं पढ़ना है। और लास्ट हमारा क्या, विदेशी विनिमय बैंक, ये नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चीज पढ़ना है। तो फिर से हम बात करते हैं जो 70% में पढ़ने वाली बातें वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहला बात होता है इकाई 1 में अधिकोषण, दुनिया भर का चीज इसके अंदर है, उसको ढंग से समझेंगे। तो लिखा है इसमें परिभाषा, उत्पत्ति और विकास, बैंक के कार्य, जमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं, चालू स्थायी बचत खाता, बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडियां का विस्तृत अध्ययन, बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन। इस एक टॉपिक में कई चैप्टर का समावेश किया है, जिसमें बताया है बैंक का पूरा, ये पहला चैप्टर का परिभाषा, अर्थ, कार्य, प्रकार, महत्व, ये सब है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, बैंक के कार्य है, बैंक के कार्य में इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ऋण तथा अन्य सेवाएं, ऋण तथा अन्य सेवाएं भी इसी में आ जाएगा, बैंकों की सेवाएं कार्य में ही आता है। और उसके बाद क्या है, चालू स्थायी खाता, इसी में आ जाएगा, चालू स्थायी खाता पहले चैप्टर में। बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडियों का विस्तृत अध्ययन, ये साख पत्र में आ जाएगा, ठीक है। बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन, ये समाशोधन गृह चैप्टर आ जाएगा। ये आपका पहला इकाई की बात है, यानी पहला इकाई आपका 1 से 5 तक के सारे चीजों के बारे में बताता है। चैप्टर 1 से 5 तक पहले इकाई में सारी चीजें ये सारा पढ़ना है। फिर इकाई 2 में बताया बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग, नगद कोष विनियोजन तथा ऋण, बैंक की विफलता और बैंक संकट, भारत में बैंकों का संकट। अब यहाँ पर दूसरे इकाई में आपका
ये दोनों चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर ले लिया है, ठीक है। पहले इकाई में आपका ये पहला, चौथा और पांचवा ये चैप्टर था, और आपका दूसरे इकाई में ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और साथ ही साथ आपका कौन सा बैंकिंग संकट वाला चैप्टर, ये आपका चैप्टर दूसरे इकाई में है। तो ये सब आने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इकाई के हिसाब से देखेंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज समझे, चैप्टर पे टिक लगा लें। पहला जो बता रहा है उसमें बता रहा है कि ये पहला चैप्टर आने वाला है, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर पूरा आएगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा इकाई में बता रहा है ये चैप्टर पूरा आएगा, इसमें ऋण हेतु दी जाने वाले जमानतें नहीं आएगा, हम पहले ही बता चुके हैं। और छठे चैप्टर ये भारतीय बैंकिंग संकट ये पूरा आने वाला है, इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पेचीदा सिलेबस है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसलिए चैप्टर वाइज आप जानेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इकाई 3, भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, कृषि औद्योगिक बैंक एवं व्यापारिक बैंकों की अर्थव्यवस्था, ऋणदाता, देसी बैंकर, सहकारी समितियां, चीट फंड, सरकारी तकावी, भूमि बंधक, औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाकघर की बैंकिंग संबंधी सेवाएं। अब देखिए इकाई 3 में पूरा किताब ही लगभग छाप बोल दिया कि सारा पढ़ना है, तो यही है कि क्या है इसमें प्रॉब्लम है, इकाई के हिसाब से समझेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। अब हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाला है, इस सिलेबस को साइड में रखते हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाला है इसको समझिए। इसमें हमारा ये लाइन से ये चैप्टर पूरा आएगा, इसमें केवल इकाई और शाखा बैंकिंग वाला नहीं पढ़ना है। यहाँ दूसरा चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है, तीसरा चैप्टर में ऋण हेतु दी जाने वाले जमानतें नहीं पढ़ना है, चैप्टर का नाम भी हम बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता रहे। पहला चैप्टर बैंक वाला, उसमें उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व पूरा पढ़ना है, केवल संगठन नहीं पढ़ना है, इकाई और शाखा बैंकिंग। बैंकों के कोष के स्रोत यानी विभिन्न प्रकार के जमा खाते, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बैंकों के कोषों का प्रयोग, विनियोग और ऋण, इसमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, केवल एक टॉपिक छोड़ देना है, ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें। चौथा चैप्टर साख पत्र पूरा पढ़ना है। पांचवा चैप्टर समाज शोधन गृह पूरा पढ़ना है। छठा चैप्टर बैंकों और ग्राहक के बीच संबंध पूरा पढ़ना है। सातवां चैप्टर आर्थिक चिट्ठा एकदम नहीं पढ़ना है। आठवां चैप्टर आपका जो है भारत में बैंकिंग संकट, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। नौवां चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास पूरा पढ़ना है, लेकिन इसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, केवल वेरी शॉर्ट और बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देंगे। 10वां चैप्टर भारतीय बैंकिंग प्रणाली, दोष एवं सुधार के उपाय, चाहिए छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर समझ में नहीं आता, बहुत अनबन टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 11वां चैप्टर ये लेकिन सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं, इसको हम आपको तरीका बता रहे हैं पढ़ने का, उसमें आप इसको छोड़ देंगे तो आपका कोई मार्क्स कटने की बात नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका जो है 11वां चैप्टर बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण और उसका राष्ट्रीयकरण, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय केंद्रीय बैंक के कार्य, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक, व्यापारिक बैंक, ये पूरा सिलेबस से हट गया, खत्म, इसको नहीं पढ़ना है। भारतीय स्टेट बैंक, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। विदेशी विनिमय बैंक, ये चैप्टर आपका हट गया, सिलेबस में नहीं है। ग्रामीण शाख, महाजन एवं देसी बैंकर, ये पूरा पढ़ना है। ग्रामीण शाख सहकारी संस्थाएं, ये आपको पूरा पढ़ना है। ग्रामीण शाख भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक, ये आपको पूरा पढ़ना है। औद्योगिक वित्त, औद्योगिक बैंक एवं वित्त एवं निगम, ये आपको पूरा पढ़ना है। डाकघर की बचत बैंक एवं संबंधी सेवा, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। कृषि शाख के अन्य स्रोत, तकावी, चिटफंड, निधियां, ऋण कार्यालय, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। भारतीय मुद्रा बाजार, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है। अब यही बात यहाँ पर समझना है, बहुत हम अभी तक कुछ कंफ्यूजन में चल रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे भारतीय मुद्रा बाजार नहीं पढ़ना है, हालांकि हम बीओ में पढ़ाए हैं, उसको बोलते थे कि पढ़ लीजिएगा क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन 100% आएगा, सिलेबस से हटाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा बाजार जो बैंकिंग में है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। और अगला चैप्टर भारतीय बैंकिंग विधान, ये चैप्टर एकदम छोड़ दीजिए, इससे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, केवल इतना याद रखिएगा कि भारतीय बैंकिंग विधान कब बना, कब पारित हुआ, बस, और कुछ नहीं, पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। यहाँ तक तो था सिलेबस। अब हम बात करेंगे टॉप 40 क्वेश्चन बोल लीजिए बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग का क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, 40 क्वेश्चन बोल सकते हैं या टॉप 35 भी बोल सकते हैं, उसी के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे ये भी लगेगा, साथ साथ देखेंगे। साथ ही साथ अगर किसी भी पर्सन को ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे ये क्वेश्चन मांग भी सकता है, वहां पर हम वैसे भी क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहां पर मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक सारे ज्वाइन कर लिए। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं मिल रहे हैं तो हमारे नोट्स वहां पर दिए गए हैं, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सारे बच्चे जरूर, जो भी नए आ रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर अब रिवीजन स्टार्ट हो गया, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट चीजें देना स्टार्ट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन है कि बैंक से क्या से बैंक के कार्य बताइए। बैंक से क्या से बैंक का कार्य सबसे पहले चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत टाइम पूछा गया, ज्यादातर टाइम पूछा गया बैंक किसे कहते हैं, बैंक के कार्य बताइए, ठीक है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से ये सब आने वाला है। वेरी शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि इससे बाहर के भी हो, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है, और बाई चांस एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के भी बाहर हो सकते हैं बाई चांस, लेकिन बहुत हद तक, मतलब हम बता रहे हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लें तो 70% तो कोई नहीं रोका है, लेकिन इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ तैयारी कर लें तो आपका 80% भी बहुत आराम से आ सकता है। तो जरूर से जरूर आप सारे के सारे तैयार करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा बैंक से क्या से बैंक के कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है सभी प्रकार के बैंकों का संक्षिप्त व्याख्या बताइए। व्याख्या, जितने भी बैंक हैं, जैसे हमारा केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, और उसके बाद भूमि विकास बैंक हो गया जो कृषि बैंक में आता है, सहकारी बैंक, ठीक है, उसके बाद विदेशी विनिमय बैंक, आयात निर्यात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये जितने भी प्रकार के बैंक हैं, टोटल 9-10 बैंक हैं, ये सभी बैंकों के आपको प्रकार पढ़ना है, साथ ही साथ सबका आशय जानना है कि कौन सा बैंक क्या है, ठीक है, ये जानना है। इसके बाद आता है महत्व को जानना है कि बैंकों का महत्व बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है गैर अनुसूचित बैंक तथा अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, यानी पहले अनुसूचित फिर गैर अनुसूचित, ये दोनों बैंक के बारे में जानना है, जो ज्यादातर टाइम अति लघुत्तरी में पूछा जाता है। बहुत ही रेयर है कि आपका लघुत्तरी क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है आपका बैंकों के विभिन्न कोष के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। बैंक के जितने भी कोष के स्रोत हैं उसकी व्याख्या करना है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको भी आपको जानना है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन और लिखा है, शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग, उसको हम छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जब इंपॉर्टेंट लिखवा रहे थे तो हमें लगा था कि वो सिलेबस में, इसलिए हमने उसको दे दिया था, तो इसलिए उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो दोनों आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि यूपी बोर्ड अनहोनियों का बोर्ड है, क्योंकि 2019-2020 के बोर्ड पेपर में देखेंगे तो शेयर का कटौती पे निर्गमन का क्वेश्चन दिया जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 2013 के अनुसार सारी चीजें पढ़ना है, और 2013 के अनुसार जब भी है कंपनी अब डिस्काउंट पे शेयर का इशू नहीं कर सकता, कटौती पे निर्गमन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया था, तो इसीलिए इसको अनहोनियों का बोर्ड कहा जाता है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आपके साथ कोई भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना घट सकता है, इसलिए आपको जो सिलेबस में नहीं है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, कि जिससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आपका पेपर बेकार बनता है, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ नॉलेज हो और आप उसको लिख सकें, कुछ छूटे ना, इसलिए आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इकाई बैंकिंग, शाखा बैंकिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने, पहले के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में दे दिया था, जो अभी फिलहाल नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हो गया बैंकों के विभिन्न कोषों के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन हमने बताया। तो इसमें जो बैंक के सारे कोष हैं, 5 प्रकार से बैंक अपना धन लाता है अपने पास, उन सभी की व्याख्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक व्यापारिक बैंक के विनियोग के विस्तृत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। फिर बैंक के विनियोगों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक अपने धन का विनियोजन किस प्रकार से करता है, कहाँ कहाँ करता है, तो 2 प्रकार के विनियोग, लाभ देने वाले, लाभ ना देने वाले, ये दोनों प्रकार के विनियोग की विस्तृत व्याख्या करना है, यानी सारे पॉइंट्स को समझना है, डिटेल करना है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ नगद कोष किसे कहते हैं, इसके निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, नगद कोष और इसको प्रभावित करने वाले कारक या इसको निर्धारित करने वाले कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट के लिए, तो इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी क्वेश्चन पे हम प्रेशर दे रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहाँ पे जितने क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि केवल जिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बस उतना ही पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है। फिर इसके बाद बात आता है प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक, इसका विस्तृत अध्ययन करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रतिज्ञा पत्र का पूरा जितना भी आपके साख पत्र वाले चैप्टर में दिया पूरा पढ़िए, विनिमय पत्र के बारे में आपके जितना भी दिया है साख पत्र वाले चैप्टर में पूरा पढ़िए, और चेक के बारे में जितना दिया है वो भी सारा का सारा पढ़ना है, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन 100% आएगा और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा साखपत्र चैप्टर को। फिर आता है इसी में कि हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, प्रतिभूतियां, ऋण स्वीकृति, साख प्रमाण पत्र, यात्री चेक का क्या आशय है, मतलब इनका ये जितने भी पॉइंट अभी बोले इनका केवल आशय जानना है, बहुत डिटेल से नहीं, केवल आशय पढ़ना है कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरी में आते हैं, इनमें से कोई एक अति लघु उत्तरी में आता है।
फिर साख पत्र से क्या आता है, साख पत्र एवं मुद्रा में अंतर बताइए। ये भी एक क्वेश्चन आता है जो आपका ज्यादातर अति लघुत्री में आता है, लेकिन कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया कि ये लघुत्री में आ जाए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी आता है। ठीक है, फिर आता है समाशोधन गृह से आप क्या समझते हैं, समाशोधन गृह के लाभ, पूरे चैप्टर का केवल एक क्वेश्चन जो अल्टरनेट करके पूछा जाता है, एक साल के गैप में, कभी कभी 2 साल के गैप में, लेकिन पूछा जाता है। तो समाशोधन गृह अगर पिछले साल आया तो इस साल आने का मिनिमम चांसेस है, अगर उसका क्वेश्चन आता है तो वो अति लघुत्री में आएगा। ठीक है, अगर पिछले साल आया और पिछले साल अगर अति लघुत्री में आया तो इस बार 100% वो लघुत्री में आने का चांसेस है, मतलब 100% नहीं लेकिन 90% चांसेस है। तो समाशोधन गृह से आप क्या समझते हैं, समाशोधन गृह के लाभ बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको याद करना है। पूरे चैप्टर में केवल एक ही यही क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद बैंक और ग्राहक के बीच किन किन प्रकार से संबंध, उसकी व्याख्या कीजिए। बैंक और ग्राहक के बीच संबंध एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बैंक ग्राहक किसे कहते हैं, दोनों की व्याख्या करना है, अलग अलग आशय बताना है और उनके बीच के जो संबंध है, ठीक है, 2 प्रकार के वर्गों में बांटकर मुख्य संबंध और अन्य संबंध के तौर पे 2 प्रकार के वर्गों में बांटकर दिया रहता है, वो पूरे संबंध को डिटेल से पढ़ना है, सबकी व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद भारत में बैंकिंग संकट कब कब हुआ, इसके क्या कारण है। भारत में जितना भी बैंकिंग संकट हुआ है, बैंकिंग संकट एक चैप्टर है, उसमें 3 बार बैंकिंग संकट हुआ डिटेल है। पहले जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो बैंकिंग संकट किसे कहते हैं ये बताना है, सीधे मत बताइएगा कि 3 प्रकार, पहले बैंकिंग संकट क्या होता है ये बताना है, बैंकिंग संकट कब कब हुआ उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करना है, 3 बार के बैंकिंग संकट हुआ, उसके बाद उसके कारण पूछा है, इसके कारण, तो बैंकिंग संकट के क्या कारण थे वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये भी ज्यादातर टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद कर लिया। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, जो शॉर्ट में वो कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मुख्य कमियां तथा इसके दूर करने को उपाय बताया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमियां दूर करने को उपाय, ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन होता है, लेकिन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट में हमने दिया है और ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इसके आंसर आपको बहुत ढूंढने में, याद करने में दिक्कत होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है और उसमें मिल जाता है तो उसको आप याद कर लिए, वरना इसको आप इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा लॉन्ग में पूछा था। और इसके ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, इसमें एवरेज मार्किंग होता है इस क्वेश्चन में, इसलिए बचिएगा इस क्वेश्चन से, याद करिएगा जरूर। अगर बाई चांस मान लिया ऑप्शन वाला क्वेश्चन और बेकार है तो ये कर लेंगे, इसीलिए इसको याद करना है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन में अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन है जो इससे आसान है, उसको जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा, इसमें एवरेज मार्किंग मिलेगा, कभी भी पूरा नहीं मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन से बचिएगा। फिर राष्ट्रीयकरण से क्या है, सामाजिक नियंत्रण से क्या है, इन दोनों में अंतर। राष्ट्रीयकरण सामाजिक नियंत्रण 2 अलग अलग टॉपिक है, मैक्सिमम लोग इसको एक जैसा समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टॉपिक है और इन दोनों का अंतर ये पूछा जाता है आपका अति लघुत्री में, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय बैंक से क्या आशय, इसकी आवश्यकता एवं कार्य बताइए। केंद्रीय बैंक से क्या आशय, इसका आवश्यकता या महत्व बोल लीजिए कि क्या इसका महत्व, क्यों आवश्यकता पड़ा, और इसके कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद किया जाए। लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। फिर आता है साख नियंत्रण के विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए। ज्यादातर टाइम पे ये लॉन्ग में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साख नियंत्रण की पूरी विधियां। साख नियंत्रण के 2 प्रकार से नियंत्रण होता है, परिमाणात्मक और परिणात्मक, दोनों हिसाब से आपको करना है, या संख्यात्मक भी जिसको कहते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो मात्रात्मक और जो भी इसी तरह का, मतलब इंग्लिश में हमें याद है, आप लोग समझ लीजिएगा कि दोनों प्रकार की बात होता है, एक में परिमाण के बारे में बात होता है, संख्या की बात होता है, एक में क्वालिटी की बात होता है। ठीक है, तो गुणात्मक और संख्यात्मक शायद कहते हैं, हाँ ठीक है। तो इन दोनों की बात होती है, तो इन दोनों के नियंत्रण की विधियों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, पूरा डिटेल से आपको याद करना है। ये बात याद रखिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से विस्तार से बताना है। फिर रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं और इसके वर्जित कार्य बताइए। रिजर्व बैंक के कार्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतर कार्य आपको केंद्रीय बैंक के कार्य से मैच करता हुआ मिलेगा। तो एक बार केंद्रीय बैंक के कार्य अगर आप याद कर लें तो रिजर्व बैंक के कार्य में 1, 2 तो 3, 4 तो एक्स्ट्रा कार्य वही ढंग से याद करना है, बाकी तो आपको उसी चैप्टर में याद हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, या तो केंद्रीय बैंक के कार्य लॉन्ग में आएगा या तो रिजर्व बैंक के कार्य लॉन्ग में आएगा, आने के चांसेस होते हैं अल्टरनेट करके। अगर हमारा केंद्रीय बैंक लॉन्ग में नहीं आया तो वो शॉर्ट में पूछा जाता है, और अगर हमारा रिजर्व बैंक अगर नहीं आया है लॉन्ग में तो जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट में है, वो हो सकता है उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन अति लघुत्री में या फिर लघुत्री में बाई चांस आ सकता है, लघुत्री में नहीं आता है। ज्यादातर चांसेस है कि रिजर्व बैंक आपका लॉन्ग में ही आए। ठीक है, और उसके वर्जित कार्य एक क्वेश्चन है, वर्जित कार्य जो होता है आपका अति लघुत्री में आता है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आता है रिजर्व बैंक की स्थापना पर टिप्पणी कीजिए।
इसलिए ये क्वेश्चन को हमने रखा है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में साथ कभी कभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी समितियां आया, क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, कब एक्ट बना, कब स्थापना हुआ। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल बैंक की स्थापना पर टिप्पणी कीजिए, स्टेट बैंक की स्थापना पर टिप्पणी कीजिए, स्टेट बैंक के कार्य वर्जित कार्य, ये पूरा इतने क्वेश्चन को मिला दिया। स्थापना वाला दोनों टॉपिक आपका बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, अति लघु उत्तरीय में बहुत कम चांसेस है क्या है आ सकता है, तो ये दोनों आपका बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है कि स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक के कार्य आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। स्टेट बैंक का कार्य आपका व्यापारिक बैंक जो पहला चैप्टर है ना, उसके कार्य से बहुत हद तक मिलता जुलता है, थोड़ा मोड़ा स्पेशल इसमें कार्य है, उसको अलग से आपको याद करना पड़ा, मतलब 3-4 पॉइंट अलग से जोड़ेगा। जैसे रिजर्व बैंक में आपका केंद्रीय बैंक का मिलता जुलता कार्य था, थोड़ा सा अलग पॉइंट जुड़ा, उसी तरह स्टेट बैंक में भी व्यापारिक बैंक का कार्य है, उसके साथ 1-2 इसको स्पेशल पावर है, उस कार्य को आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, उसके वर्जित कार्य। जब आप स्टेट बैंक के वर्जित कार्य याद कर लिए तो समझ लिए वो व्यापारिक बैंक का भी वर्जित कार्य है, पूरा हद तक मिलता जुलता है एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है। फिर स्टेट बैंक के महत्व की भूमिका को दर्शाइए, बहुत ही कम चांसेस आने का, बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कम चांसेस आने का, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा इस बार, क्योंकि बदल सकता है, चीजें आ सकता है। फिर उसके बाद ग्रामीण शाख पे आते हैं। ग्रामीण शाख से क्या है, इसके प्रकार को बताइए। ग्रामीण शाख मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाने वाला चैप्टर है ग्रामीण शाख का, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, तो दोनों याद करना है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना है। ग्रामीण शाख से क्या है, इसके प्रकार बताइए। ग्रामीण शाख क्या होता है, इसके प्रकार 4 प्रकार के ग्रामीण शाख होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अनुत्पादक, ये चारों प्रकार को आपको जानना है। ये आपको आता है तो अति लघु उत्तरीय में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी इसको लघु उत्तरीय में भी दे सकता है। साहूकार एवं महाजन से क्या है, इसके गुण दोष बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहूकार महाजन जो होते हैं एक ही चीज है, तो उन दोनों का आशय जानना है, गुण दोष जानना है, मतलब गुण दोष मतलब क्या फायदा उनसे, क्या नुकसान है उनसे, वो अच्छे तरीके से उनको पढ़ना है। और आना ही है, उसका बहुत हद तक चांसेस है क्या है, या तो गुण दोष आता है साहूकार महाजन का जो लॉन्ग में आता है, या तो साहूकार के कार्य आते हैं जो आपका शॉर्ट में आता है। तो साहूकार और महाजन के कार्य बताइए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद करना है। इसके साथ ही साथ आता है देसी बैंकर, एक मतलब ग्रामीण शाखा का ही एक अलग चैप्टर है, देसी बैंकर। देसी बैंकर से क्या है, देसी बैंकर के कार्य एवं गुण दोष बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देसी बैंकर या महाजन एवं साहूकार, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे तरीके से रटिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई साल ऐसा बने जिसमें इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। कभी भी मॉडल पेपर उठाइए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए, आपको इसका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। देसी बैंकर से क्या है, देसी बैंकर के कार्य एवं गुण दोष बताइए, पूरा याद करना है, कार्य भी पढ़ना है, उसके फायदे नुकसान भी पढ़ना है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है अंतर, ठीक है, जिस अंतर में आपका है साहूकार एवं देसी बैंकर में अंतर बताइए। साहूकार या महाजन और देसी बैंकर में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर तो कोई भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अंतर आपका जो होता है वो शॉर्ट के लिए 100% है कि आना ही आना है। कभी भी शॉर्ट का पूरा क्वेश्चन बनेगा, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर ना हो, अंतर होना ही होना है, तो जरूर उसको पढ़िएगा, अंतर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है सहकारिता से क्या है, इसके मूल तत्व या सिद्धांत बताइए। सहकारिता किसे कहते हैं, उसका सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत मतलब वो लोग आपस में मिलजुल के कैसे काम करते हैं, वही सिद्धांत में बताया जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ना है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। भूमि विकास बैंकों से क्या है, इसके लाभ बताइए, ये कभी लॉन्ग में आता है, कभी शॉर्ट में आता है। तो भूमि विकास बैंक क्या है, इसके पूरे लाभ बताना है, इसको भी अच्छे तरीके से जानना है। भूमि विकास बैंक की कमियां एवं सुधार के उपाय बताइए, ये भी एक एवरेज मार्किंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आप जितना भी अच्छा करेंगे पूरा मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको लोग इंपॉर्टेंट है, लगभग ज्यादातर टाइम पूछा जाता है, इसको भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें पूरा मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। इसके ऑप्शन में अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो उसी को टच कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप जितना भी बेहतरीन लिख लीजिए, खास करके कमियां और सुधार के उपाय टाइप वाले क्वेश्चन, उसमें आप जितना भी बढ़िया लिख लीजिए, आपको कभी भी पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको उसमें 8 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, 2 नंबर चला जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ऑप्शन में जो दूसरा है उसको आप करिए, उसमें आपको ज्यादातर चांसेस है 9 नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया किया तो कोई अच्छा अगर खुश हो गया आपसे तो 9.5 नंबर भी दे सकता है, लेकिन 10 कोई तो नहीं देता है। तो यही चीज है कि आप उस पर प्रेफर कीजिएगा जो आपका इसके अलावा क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो नहीं आता तब आपको इसी को पढ़ करना होगा। फिर उसके बाद औद्योगिक वित्त के स्रोतों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हमारा कहने का सेंस ये है कि इसमें हमारा मेनली 3 टॉपिक हमने बताया, इकाई प्रन्यास, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक बहुत ढेर सारे हैं, उन सारे बैंकों का आपको शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, स्थापना वर्ष इतना पढ़ना है। इकाई प्रन्यास का भी यही पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और स्थापना वर्ष, और थोड़ा सा डिटेल कि इकाई प्रन्यास होता क्या है। और जीवन बीमा निगम का भी आपको स्थापना वर्ष पढ़ना है, बाकी आपको LIC और जीवन बीमा पूरा फुल फॉर्म पता ही होगा, बस ये याद करना है, ठीक है, ये याद करना, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
फिर औद्योगिक बैंक एवं व्यापारिक बैंक में 4 अंतर, ये आपका 4 अंतर हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये ज़्यादातर चांसेस अति लघु उत्तरी में आएगा, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर तकावी, चिट फंड, निधियां, नाबार्ड, आरआरबी, इससे क्या आस है, इन सब का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है डिटेल के तौर पे, टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरी में आता है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आता है भारतीय मुद्रा बाजार से क्या आस है, मुद्रा बाजार के भेद को विस्तार से समझाइए। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ये पूरा चीज को आपको डिटेल से समझाना है। प्रकार के अंदर अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको भी डिटेल से पढ़ना है, पूरा अच्छे तरीके से याद करना है। मुद्रा बाजार का लाभ तथा भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं बताएं। मुद्रा बाजार की क्या विशेषता है, जो भारत की मुद्रा बाजार है उसकी विशेषताएं बुक में होगा, या तो आपका क्वेश्चन बैंक होगा उसमें होगा, उसकी विशेषताओं को पढ़ना और साथ ही साथ उसका लाभ बताना है कि मुद्रा बाजार से क्या फायदा मिलता है बाजार को, ठीक है। और फिर आता है भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां एवं उसके सुधार के उपाय। फिर कमियां और सुधार के उपाय है ना, तो ये भी क्वेश्चन में आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। कमियां और सुधार के उपाय वाले क्वेश्चन में हमेशा एवरेज मार्क्स मिलता है, जितना भी बढ़िया करें। तो ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है, अगर आपके इसके ऑप्शन में दूसरा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप प्रेफर कीजिएगा, अगर वो आता है, नहीं आता तो फिर आप इसी को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका हो गया 37 में से 2 उधर का गया तो 35 क्वेश्चन। अच्छा 35 क्वेश्चन है, तो ये हो गया टॉप 35 क्वेश्चन आपका। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट के होमवर्क, इंपॉर्टेंट चीज़ें और सारे डिटेल्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ चैनल पे जो भी चीज़ें बदलने वाली होती हैं, कब क्लासेस आती है, कब क्लास नहीं आ रहा है, इन सब के नोटिफिकेशन वहीं पे मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ज्वाइन भी करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि 1-1.5 महीना ही बचा है और इसी में आपको बहुत जोरों शोरों से तैयारी करना है। हम भी क्लास का टाइम और क्लास की संख्या बढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों तो शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।